मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा। जो जिस कानून की जानकारी मैं आपके समक्ष विस्तृत करूंगा वो कानून है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास तीन चीज़ें हैं: प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो क्या होता है अल्टीमेटली, जब आपका लेन देन, आदान प्रदान, या आप कोई सामान बाजार से लेते हैं या कुछ भी सामान लेते हैं या आप सेब को बेचते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो आपको चेक इशू करते हैं। जब वो आपको वो चेक इशू करते हैं तो उसके बाद फिर आपका एक लेन देन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है अल्टीमेटली, जब आपको चेक इशू किया जाता है, चेक चेक इशू होने के बाद आप उस चेक को विद इन 6 मंथ में बैंक में लगा सकते हैं। 6 महीने के अंदर आप बैंक में लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें जिसने आपको चेक इशू किया है, ड्रॉवर ने वो चेक दिया है किसी व्यक्ति को, मानो पे को किसी और व्यक्ति को पे किया, तो वो क्या करता है कि वो चेक को अपने बैंक के खाते में लगा देता है। बैंक के खाते में लगाने के बाद वहां से एक स्लिप आती है। उसमें लिखा होता है कि उसके खाते में पैसा है कि नहीं है, या क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से ये पैसा ड्रॉ नहीं हो सका। उसमें दिया होता है इनसफिशिएंट अमाउंट या एक्सीड अरेंजमेंट। बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है कि किस किस कारण वंश ये चेक डिसऑनर हुआ है। और उसके बाद क्या होता है कि आपको वो वहाँ से रिसिप्ट मिल जाती है। जैसे ही आपको वो रिसिप्ट वहाँ से मिलती है तो आपने क्या करना है, आपने किसी अधिवक्ता को अप्रोच करना है कंसर्न जुरिस्डिक्शन में, जहां पर वो उस चेक की जुरिस्डिक्शन पड़ती है। आपने वहां के एक अधिवक्ता को अप्रोच करना है। मानो आज तारीख है 20 तारीख को बैंक वालों ने आपको डिसऑनर स्लिप दी है। आज की 20 तारीख से अगली 20 तारीख तक आपको नोटिस करना होता है विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ डिसऑनर स्लिप से आपको फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ यू हैव टू बी गिवन अ नोटिस। आपको नोटिस देना होता है किसको? ड्रॉवर को, जिसने आपको चेक इशू किया है। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि विद इन 50 डेज, जब आपके अधिवक्ता ने नोटिस भेज दिया उस व्यक्ति को, नोटिस भेजने के बाद नोटिस उसे प्राप्त होता है या नहीं होता है, ये तो मालूम करने वाला विषय नहीं है। क्योंकि आपको तभी मालूम होगा यदि वो आपके पैसे वापस देता है। पर आपको 15 दिन के अंदर, विद इन 50 डेज के अंदर, वो आपको पैसे देता है या नहीं देता है, वो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग द रिसिप्ट फ्रॉम द बैंक। क्योंकि उसमें आपको रिसिप्ट मिलती है, नोटिस, जब आप नोटिस उसके पते पे भेजता है। और दूसरी बात ये कि नोटिस को आप उसके पक्के पते पे भेजो और वहाँ पे वो नोटिस पहुँच जाएगा। फिर वहाँ पहुँचता है नहीं पहुँचता है, उस पे वो एक प्रिजम्पशन लेंगे कोर्ट वाले कि भी क्या हुआ है, वहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। फिर आपको क्या करना होगा कि विद इन 1 मंथ जब आपने नोटिस दे दिया, नोटिस देने के बाद तुरंत बाद क्या करना होगा कि आपको 1 मंथ के बाद आपको फिर वो केस दायर करना पड़ेगा फ्रॉम द टेकिंग द कॉज ऑफ एक्शन। जहाँ से आप उसका कॉज ऑफ एक्शन लेंगे, वहाँ से आपको विद इन 1 मंथ के अंदर आपको वो एक रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। उसके तहत वो सेक्शन है 142 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर उसके तहत आप केस रजिस्टर कर सकते हैं। जब केस रजिस्टर करने के बाद फिर उसमें क्या होता है कि नोटिस जाते हैं अक्यूज्ड को, और फिर समन भी जाते हैं। इस तरह का प्रोसेस एक चेक का प्रोसेस चलता है। और साथ में अधिकांश लोग ये कहते हैं कि भी
हमने चेक तो लगा दिया है पर हमें आज पैसे नहीं मिले, कितना वक्त लगता है। पर मैं एक अधिवक्ता होने के नाते एक बात आपके समक्ष रख देता हूँ। चेक के पैसे, जब आपने कोर्ट में चेक का केस दायर कर दिया है तो आपको आपको चेक के पैसे अवश्य मिलेंगे। वो 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, 3 साल में मिले, 4 साल में मिले, परंतु अब वो चेक के पैसे आपको अवश्य मिलेंगे। और इसमें एक बात और है कि ये जो दावा बनता है इसमें, ये दावा बनता है 138 का, और साथ में इसमें पुलिस का भी अहम रोल रहता है। और ये एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस रहता है इसमें, क्रिमिनल ऑफेंस। और साथ में इसमें क्या होता है कि भी जब आपने कंप्लेंट दायर कर देते हैं सेक्शन 142 में, 142 में, उसके बाद क्या होता है कि भी फिर कोर्ट भी इसमें कॉग्निजेंस लेता है और फिर तथ्य को ढूंढता है कि क्या हुआ, कब, कैसे। ये फिर एक सारा कोर्ट का प्रोसेस रहता है। और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इस केसों को देखता है और वही इसमें कॉग्निजेंस लेता है, वही इसमें अक्यूज को बुलाता है, वही अक्यूज को नोटिस भेजते हैं, और साथ में ये कानून का प्रोसेस चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ये जो कानून का प्रोसेस चलता है ये बिल्कुल विद इन स्टैट्यूटरी पीरियड में होना चाहिए। इसमें एक टाइम लिमिटेशन दी है, उसके अंदर ही सारा काम होना चाहिए। अगर यदि टाइम लिमिटेशन ऊपर हो जाएगी तब आपका इसमें चेक का केस नहीं बन पाएगा। फिर इसमें आपको एक सिविल दावा करना पड़ेगा, वो होगा सिविल दावा में क्या होता है कि इसमें पुलिस का कोई भी अहम रोल नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक सिविल तरह का ये केस बनता है। और जो चेक में क्रिमिनल ऑफेंसेस माना गया है, पुलिस का अहम रोल रहता है। इसमें पुलिस नोटिस भेजती है, बेलेबल वारंट भेजती है, नॉन बेलेबल वारंट भेजती है, और पुलिस अक्यूज्ड के घर जाती है, उसको पकड़ के कोर्ट में पेश करती है। ये पुलिस का रोल रहता है इसमें। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने क्या पाया है कि कोर्ट कचहरी में अगर मानो किसी व्यक्ति का 50,000 का लेन देन है, उसे कोई खाली चेक इशू कर देता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि खाली चेक में 50,000 के बदले लिख देता है 1 लाख या 2 लाख की राशि लिख देता है। यदि वो इस तरह का अमाउंट उसमें लिख देता है, उसमें 50,000 से दोगुना अमाउंट लिख लेता है 1 लाख या 2 लाख, तो फिर क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये आती है इन केसों में कि ये केस लगभग 1 साल के बदले 5-5, 6-6 साल कचहरियों में घूमते रहते हैं, क्योंकि अक्यूज्ड बोलता है कि मैंने से 1 लाख रुपए 50,000 रुपए लिए थे, परंतु इस व्यक्ति ने इस चेक में 2 लाख रुपए लिख दिए, इसलिए मैं इतना अमाउंट नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए मेरा विनती अभिनंदन रहेगा, जो भी चेक इशू करता है, वो जो भी चेक इशू करता है और जो चेक को एक्सेप्ट करता है, ड्रावर चेक देता है और पेई चेक को एक्सेप्ट जब करता है, तो वो जब उसमें अमाउंट लिखे तो वो अमाउंट वही राशि लिखे जिस पर उसका लेन देन हुआ है। यदि वो राशि ज़्यादा लिखेगा तो उसमें आने वाले दिनों में उसको दिक्कत आ सकती है और केस लंबा चल सकता है और डिसीजन आने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। और मैंने जो ये चेक के बारे में आपको जानकारी दी है इस थोड़े से समय में, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल यूएस लीगल को भी सब्सक्राइब करें।